रिएक्शन की स्पीड बढ़ाती है। इसको समझने का एग्जांपल तुम समझो ऐसे। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हमने 10 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा है। मम्मी को आ गया गुस्सा, दूर से दिखाई गोबर वाली चप्पल की, उठा के यही फेंक के मारूंगा अगर तूने अगर अपना काम नहीं किया तो। जैसे ही चप्पल आप देखते हो तो जहां पहले 10 घंटे में आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे, अब 1 घंटे में आप 10 चैप्टर पढ़ने लग जाते हो। क्या किया मम्मी की चप्पल ने? सिर्फ स्पीड ही तो बढ़ाई है। तो वैसे ही काम एक एंजाइम करता है। एंजाइम का काम बेसिकली क्या है? किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देना। अब सवाल ये आता है कि फास्ट कैसे करता है, मतलब हम हाउ का कारण देखेंगे कि कैसे ये फास्ट करता है। तो आओ मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाता हूं जो है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ग्राफ पढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी बड़ी सिंपल सी बात कहता है, दुनिया की कोई भी चीज अपने एक पोजीशन के बेस पे एक एनर्जी कैरी करती है। उसी चीज को क्या नाम दिया है? पोटेंशियल। मेरे आसपास प्रेजेंट हर चीज में एक एनर्जी है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ। लेकिन कोई चीज अगर मूव कर रही हो तो उसमें पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, या तो कोई चीज रेस्ट पे होगी तो पोटेंशियल, या चल रही होगी तो काइनेटिक, और कोई यहाँ पर एनर्जी हम बात करेंगे नहीं। सो आप सोचिए रिएक्शन कैसे होती है। बायोलॉजी में रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, वर्ड यूज करते हैं सबस्ट्रेट। क्या करते हैं? सबस्ट्रेट। मान लेते हैं ए और बी, ये दो सबस्ट्रेट है, इसे आप रिएक्टेंट नहीं बुलाओगे, क्या बुलाओगे? सबस्ट्रेट। ए और बी ने आगे चल के लेट्स सपोज एक सी नाम का प्रोडक्ट बनाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट एक बार में बन गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वैसा सा है कि ए प्लस बी मतलब ये हो गया आपका घर और ये हो गया आपका स्कूल। क्या आप एक ही कदम में स्कूल पहुंच गए थे क्या? नहीं, मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप लेने पड़े। पहले आप घर से गली के कोने पे गए, वहां से दूसरी गली में गए, फिर मेन रोड पे आए। ऐसे करते 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 फाइनल और एंडिंग पॉइंट आपका कहाँ निकला? स्कूल और घर। जैसे आपके मन में कई बार डाउट होता है जब स्कूल जाते हैं कि यार स्कूल जाएं कि ना जाएं, यार दोस्त तो हमारे आ नहीं रहे, पढ़ाएंगे है नहीं, हमें बुला क्यों लिया इन लोगों ने। तो आप ना हर पॉइंट पे रहते हो कि यार जाऊं, छोड़ दे, वापस घर जाता हूं मैं। मतलब आप हर पॉइंट पे आपके मन में दो राह चल रही है, आगे आगे जाऊं कि घर जाऊं, स्कूल जाऊं कि घर जाऊं, चल रहे दो राह। यानी हर पॉइंट पे रिएक्शन ये सोचता है कि मैं आगे आगे रिएक्शन बढ़ाऊं या पीछे जहां हूं वहीं रहूं। मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाऊं या बैकवर्ड लेके जाऊं। फिर सोचता है फॉरवर्ड लेके जाऊं या बैकवर्ड लेके जाऊं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसके बाद रिएक्शन के पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है। कौन सा? फॉरवर्ड वाला। मतलब अगर रिएक्शन कोई उस पॉइंट को क्रॉस कर ले तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होना ही पड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड तो ऑप्शन गया। तुम्हारे साथ नहीं होता क्या? हर पॉइंट पे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, एक बार स्कूल के गेट के अंदर कदम पड़ा तो एक ऑप्शन तो आपका गया। कौन सा? घर नहीं जा सकते अब तो स्कूल पूरा। तो जैसे आपके लिए गेट क्या है? एक वो लाइन है जिसको क्रॉस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बैक वाला गया। अब आपको वो चीज पूरी करनी पड़ेगी। किसी भी रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट और समटाइम इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ये वो स्टेट है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इस स्टेट को क्रॉस कर ले तो उस रिएक्शन के पास एक बैकवर्ड जाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, सिर्फ कहां जाना पड़ता है? सिर्फ फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। यानी अगर मुझे किसी रिएक्शन को पूरा कराना है लवली, तो मुझे, अच्छा कई बार ना रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, आप भी जानते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों करेगा? अगर आप कहते हो कि सर नहीं स्टेबल होने के लिए, अरे भाई आप मुझे खुद बताओ, क्या H2 स्टेबल नहीं है? और नहीं है तो बना क्यों था? सेम, ऑक्सीजन भी तो स्टेबल है, वरना बना क्यों था?
अब इनके मन में क्या इच्छा आ गई कि इनको जुड़ के पानी बनाना है, हाँ कि ना? दोनों स्टेबल हैं, तो इनमें क्या, इनमें ऐसी दिक्कत आ गई इनको पानी बनाने की नीड बढ़ गई। तो सुनो ऐसा क्या होता है, हमें किसी भी कोई रिएक्शन अपने आप होना चाहती ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि सब सब खुश हैं। और अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें ये जो खुश हाइड्रोजन है, हमें इसे नाखुश करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमेशा रिएक्शन कौन करते हैं, नाखुश एटम। अब इसको कैसे करूंगा, मुझे पता है, मैं अगर इसके हाइड्रोजन को अलग कर दूं तो इसके दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। अब इनको रिएक्शन करनी पड़ेगी। सेम, ऑक्सीजन खुश है, लेकिन अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नाखुश, मतलब इसको फिर रिएक्शन। अब सर मेरे को हाइड्रोजन तोड़ने का है, तो एक बॉन्ड है हाइड्रोजन में और हमारे पास दो बॉन्ड है ऑक्सीजन में। कैसे तोड़े सर, बड़ा आसान है, आपने सुना होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपको हीट देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है? आप इसको हीट दोगे, दोनों टूटेंगे, फिर रिएक्शन चालू कर देंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, सर दुनिया के रिएक्शन चाहे कोई भी हो, हमें कोई ना कोई हीट तो सप्लाई। तो एक लाइन आती है जिसको बुलाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, ई और ए। इसकी बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। इसको अपने तरीके से समझते हैं। तब अब हमें कोई भी बिजनेस चालू करना हो, अगर चाय का बिजनेस चालू करना है, 10,000 रुपये लग रहे हैं, लेकिन मुझे जूडियो का एक स्टोर खोलना है तो मुझे 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं। बिजनेस चाहे कोई भी ओपन करो, लागत तो लगेगी, चाहे वो कम लगे चाहे वो, ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जहां बिना पैसा लगा आप स्टार्ट कर दो। बिजनेस को रिएक्शन मान लेते हैं, दुनिया की रिएक्शन कोई भी हो, एनर्जी तो लगेगी, चाहे वो कम लगे चाहे वो ज्यादा लगे, लेकिन लगेगी तो है ही। तो वो एनर्जी जो वो इन्वेस्टमेंट जो मुझे लगानी पड़ रही है किसी बिजनेस को चालू करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, मिनिमम। भाई 10 करोड़ मुझे चाहिए जूडियो के लिए, तुम चाहे लगा 20 लगा लो और कपड़े ले आओ, लेकिन 10 तो मिनिमम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है पीछे वाले स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे चीज क्या है, मिनिमम। दिस इज द मेन वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। बच्चों का दिमाग कहां लग रहा होगा, अरे नहीं सर ये कहां होगा एनर्जी रिक्वायर्ड, पागल हो क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी मान के चलो अगर रिएक्शन 1 है, ये कह रही है मेरा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 1000 जूल है, इसका मतलब आपको इसे कम से कम 1000 जूल की हीट तो देनी पड़ेगी। आप 1100 दोगे तो भी चालू होगी, 1200 दोगे तो भी, 1500 तो भी, 2000 तो भी, इसको मिनिमम चाहिए कितनी, 1000 चाहिए थी, आप जितना मर्जी भेज दो। तो पहली बात, ये एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है सर, इनको तोड़ने के लिए, अरे ठीक है तोड़ने के लिए, बट फिर भी क्यों देनी पड़ रही है, इसका कारण समझते हैं। इसका कारण, इसका आपको लॉजिक समझना है ग्राफ के अंदर। मान लीजिए ये एक ग्राफ है और ये हो गया जीरो पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। लवली एक चीज समझ के, तेरे पास जेब में 0 रुपए हैं और तो पहाड़ के बिल्कुल बेस पे, अब तो पहाड़ की चोटी पे जाती तेरी जेब में 1000 रुपए आ जाते हैं। इस बात की तो गारंटी, वो 1000 रुपए तुझे किसी और ने दिए होंगे, तेरे तो नहीं है, क्योंकि तेरे पास नीचे कितने थे, 0, चढ़ते हुए 1000 आए, यानी किसी ने तेरे को 1000 रुपए दिए होंगे। एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो जोर लगाता हूँ कि रिएक्शन होने का एक कारण और होता है। ऐसे कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है। नेचर में हिसाब उल्टा है, सबसे कम एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो जो हिल डुल रहा है वो स्टेबल तो नहीं होगा, जो शांत बैठा है वो स्टेबल है। इतनी हुल्डल इसमें क्या, इतने जा रहा वो आ रहे, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, संभाल नहीं पा रहा बेचारा, एनर्जी कम हो जाएगी तो शांत हो जाएगा। तो दुनिया में हर चीज हाई एनर्जी से लो की तरफ आती है, तभी जब हम पेंसिल छोड़ते हैं तो ऊपर नहीं जा रही, नीचे, क्योंकि यहां एनर्जी ज्यादा, यहां एनर्जी कम, हमेशा हर चीज हाई से लो एनर्जी आती है। अब आपको एक रिएक्शन स्टार्ट करानी किसी लो एनर्जी वाले की, वो तो करेगा ही नहीं, क्यों, अब मैं तो स्टेबल हूं, मुझे क्यों करा रहा है,
तो मुझे अगर इसकी रिएक्शन करवानी तो मुझे इसको कहां ले जाना पड़ेगा, पहले लो से हाई एनर्जी लेके जाओ, फिर छोड़ दो, फिर अपने आप रिएक्शन करता हुआ लो एनर्जी पे आ जाएगा। तो मैंने मान लेते हैं दो सबस्ट्रेट थे हमारे पास ए और बी, इनको हम एक स्टेट तक ले गए जिसका नाम क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट स्टेट। ये ट्रांजिएंट स्टेट है और ट्रांजिएंट स्टेट तक ले जाने में मेरे को लगभग 1000 जूल एनर्जी लग गई। हमें रिएक्शन को पूरा कराने के लिए जोर कहां तक मारना होता है, सिर्फ ट्रांजिएंट स्टेट तक ले जाना होता है, बाकी छोड़ देना अपने आप। ट्रांजिएंट स्टेट हमेशा हाई एनर्जी पे होता है और सबस्टेट लो एनर्जी पे, तो मुझे लो से हाई ले जाने के लिए से हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब जब आप एनर्जी दोगे किसी भी रिएक्शन को तो रिएक्शन अपनी ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंच जाएगा और जो एनर्जी आपने दी है उसको ट्रांजिएंट स्टेट तक भेजने के लिए यही एनर्जी का तो नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। हमने इसीलिए वो एनर्जी दी थी एक्टिवेशन, ताकि हम किसी रिएक्शन को कहां से कहां भेज सकें, नॉर्मल लेवल से हम उसको ट्रांजिएंट स्टेट तक भेज सकें। क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांजिएंट स्टेट को कोई एक बार भी क्रॉस कर लेगा रिएक्शन पूरी हो जाएगी, हमें फिर उसके बाद जोर लगाना ही नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स को आपको स्कूल में जोर से भेजना है तो वो धक्का लगाएंगे आपको सिर्फ स्कूल के गेट तक, उसके बाद वो धक्का लगाएंगे नहीं। सेम जैसे यहां पर ट्रांजिएंट स्टेट तक 1000 जूल एनर्जी पहुंची, देखो पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में कि जो रिएक्शन हीट लेती है उसे हम बुलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, बुलाते हैं ऐसी। तो ये वाला क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, थर्मिक मीन्स हीट, जो अपने अंदर हीट संभाले उसे क्या बुलाते हैं, एंडोथर्मिक। अब यहां से जो अब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, अब यहां से ये जो है अब रिएक्शन पूरी करने के लिए आगे भागेगा। आप ध्यान से देखो ग्राफ, देखो जीरो से ऊपर जा रहे तो एनर्जी बढ़ रही है और जब नीचे गए तो एनर्जी घटेगी। तो 1000 जूल एनर्जी है, यहां 900 बचेगी, यहां 800 बचेगी, यहां 500 बचेगी, यहां 300 बचेगी, यहां 200 और यहां जीरो। जीरो तो होना चाहिए भाई, अगर सेम लेवल पे तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, जीरो। ये तो फिक्स है, इस पॉइंट पे तुम कहीं भी जाओगे कैसा मिलेगा, जीरो एनर्जी ही आनी चाहिए। लेकिन ग्राफ ने चमत्कार तो अब कर दिया, वो इसके बाद भी नीचे और चला गया। मान लेते -1000 जूल तक चला गया। एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, मानते हो? तो माइनस क्यों लिखा हमने यहां पे, माइनस का मतलब लॉस होता है, माइनस मतलब लॉस को बोलते हैं। यानी एनर्जी का लॉस कितना हो गया, 1000 और होगा। देखो 1000 से जीरो आने में 1000 तो लॉस हुआ, फिर जीरो से 1000 जाने में 1000 का लॉस और हुआ, यानी टोटल इस ट्रांजिएंट स्टेट तक प्रोडक्ट बनने में कितनी एनर्जी खर्च कर दी इसने, लगा लो दिमाग। टोटल तो 2000 जूल खर्च कर दी वहां से लेके यहां तक के लिए, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपने, मतलब ये वैसा नहीं है मैंने रिएक्शन को 1000 रुपए दिए उधार पे, ले भी 1000 रुपए उधार ले, रिएक्शन कर ले शुरू। उसने मुझे बदले में 2000 रुपये पकड़ा दिए कि जी पहले लो अपना 1000 रुपये ये पकड़ो और 1000 रुपये और पकड़ो। तो मुझे फायदा कि 2000 का हुआ, 1000 का हुआ है, 1000 का हुआ है। अब देखो जब हीट रिलीज करते हैं तो वो सेक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर को होता है, जो बाहर रिलीज करे। सर हमें तो पढ़ाया गया था कि रिएक्शन में या तो एंडो होती है एक्सो होती है। आपने पूरा नहीं पढ़ा था, पूरा पढ़ो। दुनिया की हर रिएक्शन एंडो भी होती है और एक्सो दोनों होती है। क्यों, स्टार्ट करने के लिए हीट चाहिए तो एंडो, और बाद में आपको रिटर्न भी करेगी एक्सो। अगर उसने आपसे हीट ली है कम, एनर्जी ली है कम और रिलीज करी है ज्यादा, मतलब एंडो का सेक्शन छोटा एक्सो का सेक्शन बड़ा, तो ये रिएक्शन ओवरऑल क्या मानी जाएगी, एग्जैक्टली ये ओवरऑल मानी जाएगी एक्सोथर्मिक। लेकिन ऐसा मान लीजिए मेरे से इसने हीट ली होती 1000 जूल की और मुझे रिटर्न करता 500, तो इसका एंडो का पोर्शन बड़ा नहीं हो गया, एक्सो का पोर्शन छोटा, तो ये रिएक्शन क्या मानी जाती, एंडो। तो जब आप एंडो और एक्सो कहते हो तो वो ओवरऑल की बात होती है, वरना रिएक्शन के पहले पार्ट पे एंडो आता है और आखिरी पार्ट में क्या आता है, एक्सो। इन दोनों को कंपेयर करके पता करते हैं ये रिएक्शन ओवरऑल क्या है, एंडो या एक्सो। ऐसा मान लो मैंने 1000 रुपये किसी से लिए, 200 रुपये से दिए, तो ओवरऑल उससे मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैंने 1000 रुपये लिए 500 दिए, अब उसे ओवरऑल मेरे से घाटा हुआ नहीं हुआ। तो जब कोई रिएक्शन आपसे ओवरऑल ले ले तो एंडोथर्मिक, ओवरऑल आपको दे रहे तो एक्सोथर्मिक। नेचर में किस रिएक्शन को बेस्ट मानते हैं, एक्सोथर्मिक।
एनर्जी मिलेगी तो अच्छी बात है ना, हमारे कितने काम बन जाएंगे। तो आप ये देखो, ये हमारी एक रिएक्शन, अच्छा ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें एंजाइम का यूज मैंने अभी किया ही नहीं है, अभी एंजाइम का यूज हुआ ही नहीं है, 1% यूज नहीं हुआ। तो अब ये सोचो कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस तरफ हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इस तरफ जा रही है। अब मैं आपको एंजाइम जब आता है तो क्या होता है, अब जरा वो देखना, जब एंजाइम आता है तो एंजाइम ग्राफ का नक्शा ही पलट देता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को ये वाला ग्राफ दे के जाएगा। अगर आप गौर फरमा रहे हो तो अभी भी सबस्ट्रेट कौन से रहेंगे, ए और बी, लेकिन साथ में कौन आ गया, एंजाइम आ गया। एंजाइम ने क्या किया, जो 1000 जूल की एनर्जी से रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, इसने वो एनर्जी कम कर दी, ये कम कर दी। मान के चलो अब 100 जूल से ही रिएक्शन शुरू हो रही है। भाई जो बिजनेस जितना बड़ा पैसा मांगता है ना, उसको उतना टाइम भी लगता है शुरू होने में, लेकिन जो जितने कम पैसे में चालू होता है, जितने कम पैसे में लगेंगे उतनी जल्दी। चाय का काम जल्दी चालू हुआ, डूडियो का चाय का, चाय में 10 रुपये मैं आज ही से चालू कर दूंगा। यानी जिस रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा डिमांड, ज्यादा बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, उसको उतना टाइम भी लगता है शुरू होने में, क्योंकि इतनी पहले लानी भी तो है अपने को। लेकिन जिस रिएक्शन को कम एनर्जी लग रही है वो जल्दी शुरू हो जाती है। तो आप सोचो एंजाइम ने किया, एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इतना लो कर दिया कि अब कम से कम एनर्जी में रिएक्शन चल बैठती है। अब सोचो 1000 जूल में पहले एक रिएक्शन चल रही थी, एंजाइम के आने से अब 100 जूल में चल रही है, तो जो 900 बची हैं वो सेम टाइम पे 9 रिएक्शन और शुरू कर देंगी। अच्छा जल्दी भी शुरू हो रही है और ज्यादा भी हो रही है, यानी कि पहले 1000 जूल में आपको एक सी प्रोडक्ट मिल रहा था, अब उसी 1000 जूल में आपको 10 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ज्यादा ऊपर से कम टाइम में मिल रहे हैं। और ध्यान सुनो, इसने नीचे रिलीज किया 1000 जूल एनर्जी, मतलब मैंने 100 रुपये दिया, इसने 1100 दिए, प्रॉफिट तो मुझे 20,000 का हुआ। तो बात बेवकूफ, एक को 1000 देगा 2000 लूंगा मैं, जब मुझे प्रॉफिट दोनों से 1000 हो रहा है तो क्यों ना मैं उसी 1000 को 10 लोगों में बांट दूं 100 करके, और सबसे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 1000 ही तो होगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, एनर्जी भी कम लग रही है, और रिएक्शन भी जल्दी चालू हो रही है। तो कई बार आता है ग्राफ आपसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे ग्राफ ए और ग्राफ बी, बताइए कौन सा ग्राफ विद एंजाइम है और कौन सा ग्राफ विदाउट एंजाइम। समझ जाना, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, लग रही है, वो हमारा एंजाइम के साथ रिएक्शन चल रहा है। तो एंजाइम किस रिएक्शन में क्या करता है, एंजाइम किस रिएक्शन, जो इतनी बड़ी सप्लाई चाहिए होती है एंजाइम सप्लाई को कम, कि बेटा कोई नहीं कम लेके तू चालू हो जा, कोई दिक्कत नहीं, ये काम करता है एंजाइम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना क्लियर है तो बताओ तभी आगे बढ़ूँ। और ये चीज़ आपके आपकी 12th की केमिस्ट्री में, आई थिंक 11th में काइनेटिक्स, पता नहीं ऐड करा नहीं करा इन लोगों ने, शायद 12th में था पहले, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आएगा, तो 12th में था शायद, अब इन लोगों ने पूरी हेरा फेरी कर दी है। तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपली वो एनर्जी जो किस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वही जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, सबसे कम पैसा चाहिए, जल्दी शुरू होगा। और हमें रिएक्शन में ये एनर्जी सिर्फ कहाँ तक देनी होती है, उसके ट्रांजिएंट स्टेट तक, क्योंकि सारा जोर तो वहीं तक ही मारना, उसके बाद तो आप बस बैठ जाओ आराम से। रिएक्शन खुद ब खुद हाई एनर्जी से कहाँ पहुंच जाएगी, लो एनर्जी में। आपको लो से हाई पे एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स, हाई से लो में कोई जोर नहीं लगाना आपको। ओके, अब एंजाइम कैसे काम करते हैं जरा ये भी समझते हैं। हाउ डू एंजाइम वर्क्स। तो एंजाइम मैंने आपसे कहा बेसिकली कुछ नहीं, प्रोटीन होता है, प्रोटीन फोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो मान लेते हैं ये एक एंजाइम है, ये, और एंजाइम के अंदर इमेजिन करो ये हमारा हो गया प्रोटीन, है ना, ऐसे फोल्ड होगा अंदर। एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन होता है वो टर्शरी फोल्ड में ही होता है, टर्शरी में ही होता है, ठीक है। तो यहां पर एंजाइम में आपको ऐसे खाली सी एक जगह दिख रही है, एक खाली सा पॉकेट दिख रहा है, इस पॉकेट का नाम होता है एक्टिव साइट। क्या होता है, तो ये हमारा एंजाइम हो गया, और इस एंजाइम के पास ये प्रोटीन है पूरा, मैंने बोला प्रोटीन यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा,
क्वार्टरनी मिल सकता है, बट क्वार्टरनी में प्रोटीन की चेन ज़्यादा चाहिए होती है, यहाँ एक चेन से काम हो जाता है। ये जो आपको खाली पॉकेट मिल रहे हैं इस एंजाइम के अंदर, इन पॉकेट्स को क्या बुलाते हैं? एक्टिव साइट। अब एक एंजाइम पे के पास ये एक्टिव साइट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी, कितनी हो सकती है, हम एक या दो लेके चलते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसको समझने के लिए आप एक बेस्ट एग्जांपल समझो, वो है मान लो कि पार्क में एक ऐसा बेंच है जो जोड़ियां बनाता है। उस बेंच पे क्या होता है, एक लड़का आके बैठेगा, लड़की आके बैठेगा, वो बेंच उन दोनों में, उनके माइंड में कुछ ऐसा मैनिपुलेट करता है कि उन दोनों को वो एक कर देता है कि दोनों कपल बन के निकल लेते हैं। वो बेंच जोड़ियां बनाता है। कल को फिर एक आ रहा है, दूसरा आया, दोनों जोड़ी बन के फिर निकल लिए, तीसरा आया, तीसरा आया, बैठे जोड़ी, यानी जो जो उस बेंच पे बैठेगा उसका कपल बन जाएगा। अच्छा वो मेल मेल क्यों ना बैठ जाए, लेकिन बना के भेजेगा। सेम एंजाइम भी काम करता है। एंजाइम क्या कहता है, एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए नहीं, मान के चलो ये रहा एक हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक है। याद रखना मैं बायोलॉजी में रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरा सबस्ट्रेट मान लेते हैं, ये आ गया। अब आप खुद दिमाग लगा के देखो कि यहां पर दोनों सबस्ट्रेट का जो शेप है वो उनकी एक्टिव साइट से परफेक्टली मैच हो रहा है, सबस्ट्रेट ए और ये सबस्ट्रेट बी। अगर मान लेते हैं मैं किसी और सबस्ट्रेट को भेज दूं कि बेटा जाके तू लग जा, तो मान लेते हैं मैं इस सबस्ट्रेट को भेजूं कि बेटा जाके तू लग जा, क्या इसकी फिटिंग वहां पे पॉसिबल है? मैं इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं ऐसा सबस्ट्रेट भेजूं, क्या इसकी फिटिंग पॉसिबल है? मतलब एक एंजाइम जो होता है वो किसी भी सबस्ट्रेट को ऐसे नहीं लगाता अपने पास, ऐसा नहीं कि जिसका मन आया वो लग गया, ऐसा कोई हिसाब किताब है ही नहीं। यहाँ पे पता होता है एंजाइम को कि मुझे किस सबस्ट्रेट को अपने पास लाना है, और पता कैसे होता है, ये उसके शेप से मालूम पड़ता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट का शेप मैच होना चाहिए। अब क्योंकि मेरे सामने ये जो है एक्स और वाई, इनका शेप इससे मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये एंजाइम अगर ये दोनों जाएंगे तो लात मार के भगा देगा, भग जाए ऐसे, तेरा तो शेप भी मैच नहीं हो रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर? स्पेसिफिक का मतलब होता है जिसके मतलब अगर एक चीज एक ही काम कर रही है, दैट इज, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। एक ही काम कर रही है। तो जहां पर ये एंजाइम जिसके लिए बना है सिर्फ उसे ही वो अलाउ करेगा और किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहले एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट जुड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद बनाएंगे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी कैसे बनेंगे, जैसे मान के चलो ये रहा हमारा एंजाइम और इसमें लग गया हमारा एक सबस्ट्रेट, ये लग गया, और हमारा दूसरा सबस्ट्रेट लग गया ये वाला, लग गए एंजाइम सबस्ट्रेट लगे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इनमें क्या करता है, एंजाइम इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब तुम ऐसा मान लो कि भाई साहब ने इसको मोड़ मरोड़ के क्या कर दिया, ऐसा है, और यहां पर इसने तोड़ ताड़ के इसको बना दिया ऐसे, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया प्रोडक्ट। अब यहां से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग। अब एंजाइम अलग हुआ तो मान लीजिए एंजाइम अलग हो गया इस तरह से, ऐसे, और हमारा प्रोडक्ट अलग हो गया इस तरीके से, अलग हो गया प्रोडक्ट। करने को दोनों को जोड़ भी सकता है भाई, रिएक्शन दो चीज होती है, या तो बनेगा या टूटेगा। मैंने तोड़ने वाला बनाया, जो मैंने बेंच का एग्जांपल दिया वो जोड़ने वाला था, तो जोड़ने वाला करना है, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर हम जोड़ने वाले की बात करें तो क्या पता है एंजाइम ने क्या किया होगा, एंजाइम ने
इन दोनों प्रोडक्ट को जोड़ दिया होगा और दोनों को जोड़ के एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया होगा। यानी अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो गया। फिर बाद में ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अगर ये वाला केस है तो जिस रिएक्शन में कुछ टूटता है उससे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम कैटाबॉलिज्म बुलाते हैं ना। जिस रिएक्शन में कुछ टूटता है उसे क्या बुलाते हैं, कैटाबॉलिज्म। और जिसमें कुछ बनता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं एनाबॉलिज्म। सुनिए, एनाबॉलिक्स लोग ले रहे हैं, जो स्टेरॉइड होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं, एनाबॉलिक्स बुलाते हैं जिम वाले। वो स्टेरॉइड नहीं बोलते, एनाबॉलिक्स एनाबॉलिक्स, क्योंकि वो बॉडी में बढ़ाएगा, उनके प्रोटीन सब बनाएगा, नई नई चीजें बनेगी तो मसल क्या करेंगे, उनके अपने आप ही ग्रो कर जाएंगे। सो यहाँ पर ये तुम्हारे पास है कि एंजाइम काम कैसे किया करते हैं। अब सवाल है, एंजाइम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बीमारियां ना हो, हमारी उम्र बहुत लंबी हो, तो उसका एक ही तरीका है, आपको अपनी बॉडी की चल रही सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बॉडी की सारी रिएक्शन को कंट्रोल आप ऐसे नहीं कर सकते। रिएक्शन को जो चला रही है एंजाइम, अगर आप उन्हें कंट्रोल कर लो तो आपने पूरी बॉडी कंट्रोल कर ली। अब एंजाइम को कंट्रोल करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। तो यहां पे हम बोलेंगे एंजाइम्स क्या आएगा, फैक्टर है ना, फैक्टर विच अफेक्ट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एंजाइम के काम को असर डालती हैं। तो अगर हमें एंजाइम कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लो, आप एंजाइम को कंट्रोल कर लोगे। एंजाइम को तीन चीजें कंट्रोल करती हैं, एक है टेम्परेचर, एक है पीएच और एक है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक बात और, आप जब बाहर किताबें पढ़ोगे तो उसके नाम अलग अलग आते हैं, जैसे कि सबसे फेमस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम और एंजाइम के फंक्शन के बारे में थ्योरी बड़ी फेमस है। ये कहती है एंजाइम लॉक एंड की से साथ काम करता है। सबस्ट्रेट की है, एंजाइम लॉक। जैसे कोई भी की हर लॉक में नहीं लग सकती, ऐसे कोई भी सबस्ट्रेट कोई भी एंजाइम में नहीं। एंजाइम जब जब सबस्ट्रेट एंजाइम की साइड से प्रॉपर मैच कर जाएगा उसके बाद ही एंजाइम काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लगा के चालू कर दोगे। तो तीन चीज असर डालती है एंजाइम के काम पे, मैं आप बता रहा हूं। पहले आपको टेम्परेचर, आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन ग्राफ देखना, आपको ग्राफ क्या समझाएगा। ग्राफ ये समझा रहा है कि भाई 10 डिग्री के टेम्परेचर में एंजाइम इतना काम कर रहा था, मैंने 20 डिग्री का टेम्परेचर किया, एंजाइम इतना काम कर रहा था, मैंने 30 डिग्री का किया, एंजाइम इतना काम कर रहा था, मैंने 35 डिग्री किया, एंजाइम इतना काम कर रहा था। यानी एंजाइम सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, 35 डिग्री। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज़्यादा काम करता है उस टेम्परेचर को बुलाया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बुलाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इज नॉट मैक्सिमम टेम्परेचर, इट्स जस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यानी कि मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम अच्छा काम करेगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो एंजाइम की परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं है, क्या हो जाती है, घट जाती है। सोचो आपने 35 से बढ़ाया तो अब देखो परफॉर्मेंस और ऊपर जाने, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ गई, परफॉर्मेंस तो और नीचे आ रही है। यानी आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसके बाद अगर आपने और बढ़ा दिया टेम्परेचर तो परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं है, घटने लग जाती है। सेम आपके साथ है, कोई आपको बोल रहा है कि चल भाई पढ़ पढ़, आपने कहा ठीक है पढ़ते हैं। किसी ने फोर्स लगाया, आपने पढ़ा। कल और लगाया, प्रेशर कर रहे हैं, आपने और पढ़ा। प्रेशर लगा रहे आप पढ़ते जा रहे पढ़ते हो, लेकिन एक पॉइंट आप प्रेशर से हो जाएगा फेड अप कि यार अब और नहीं हो मेरे से, तब उसके जितना आप पढ़ पा रहे हैं आप उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। यानी आपको ग्राफ पहले बढ़ेगा, फिर ज्यादा प्रेशर से क्या होगा, वो ग्राफ फिर गिरने भी लग जाएगा धीरे धीरे। एग्जैक्टली यहां भी होता है, और यही सेम पीएच का भी होता है। मतलब पीएच बढ़ाओगे एंजाइम और अच्छा काम करेगा, और बढ़ाओगे और अच्छा, लेकिन एक पीएच ऐसा आएगा जिसको बुलाएंगे क्या, ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद अगर बढ़ा दिया आपने पीएच तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, गिर जाती है। अगर मैं बात करूं इंसानी शरीर की, तो हमारे शरीर में
ऑप्टिमम पीएच जो हमारे एंजाइम्स के लिए है, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर, मेरी बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी को चाहिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 36 भी चलेगा। यानी आपकी बॉडी के सर से लेकर पांव तक के सारे एंजाइम बहुत जोश से काम करेंगे जब 37 डिग्री का टेम्परेचर दोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सुनो होगा क्या। फीवर में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए यहाँ 35 है, 37 पे आ गया फीवर में। बॉडी नॉर्मल जितना काम कर रही थी फीवर में उससे थोड़ा सा नीचे हो जाता है ना। अब बॉडी क्या फुल पेस पे काम कर रही है? बॉडी जितना अच्छा काम 37 पे कर रही थी उतना काम 35 पे, उतना वो 37 पे नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। मान लीजिए किसी का बुखार हो गया, 40 डिग्री हो गया, तो 40 डिग्री पे उसकी परफॉर्मेंस तो और ड्रॉप होगी। देखो पहले यहाँ था फंक्शन, कहाँ यहाँ से यहाँ आ गया। ये जो फंक्शन ड्रॉप हो रहा है इससे उसकी बॉडी में सारी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। जब सारे ऑर्गन को हर चीज मिल नहीं रही तो ऑर्गन क्या रेस्ट स्टेज में है? तभी होता है कि आप रेस्ट करते हो लेकिन आपको रेस्ट वाली फील नहीं आती, क्योंकि जब आपके ऑर्गन को हर चीज ठीक से मिल नहीं रही, रेस्ट का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं भैया, हमारा ऑप्टिमम अगर टेम्परेचर जो है वो 35 से लेके 37 डिग्री के बीच में होता है। इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा, एंजाइम की बल्ले बल्ले है। अब जैसे बुखार होता है, बुखार का उल्टा एक और होता है हाइपोथर्मिया। बॉडी से हीट निकल जाने को हाइपोथर्मिया कहते हैं, बॉडी में हीट आ जाने को फीवर कहते हैं। अब हाइपोथर्मिया हमारे यहाँ नहीं होता, ठंडे इलाकों में होता है। अब सोचो ठंडे इलाकों में क्या होगा, टेम्परेचर हो गया यहाँ पे कितना, 30 डिग्री। इतना कम टेम्परेचर है कि परफॉर्मेंस इतनी ड्रॉप हो गई। अगेन एंजाइम जितने अच्छे से पहले काम कर रहे थे अब नहीं करेंगे, जिससे बॉडी में रिएक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे हर ऑर्गन को जो नीड होती है वो नीड पूरी हो नहीं पाएगी। इसीलिए हमें जैसे तैसे करके इसे कहाँ लाना पड़ता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाना पड़ता है, तभी तो हमारे लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर जरूरी है। सर लेकिन ज़्यादा बुखार से डेथ क्यों जाती है? सिंपल सा लॉजिक है, हीट बॉन्ड तोड़ने में माहिर होता है। जब किसी इंसान की बॉडी में गर्माहट बढ़ेगी तो उसकी बॉडी के एंजाइम्स में जो प्रोटीन ने बॉन्ड बना के अपने आप को मेंटेन कर रखा है वो बॉन्ड टूटने लग जाएंगे, और जब प्रोटीन के बॉन्ड तोड़ दोगे तो एंजाइम खत्म होने लग जाएंगे। आप किसी की बॉडी में एंजाइम सारे खत्म कर दोगे, बॉडी की रिएक्शन होगी, बॉडी रिएक्शन सारी स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन स्टॉप मतलब इंसान की डेथ। इसीलिए हम ज़्यादा अगर फीवर हो जाता है 104 105 सबसे डेंजरस फीवर होता है वो, इसीलिए उसमें रिस्क नहीं लेना होता। आप साइंस से जीत नहीं सकते, साइंस ने बोला है कि हाई टेम्परेचर बॉन्ड टूटेंगे तो टूटेंगे, उसमें आपके विल पावर का कुछ नहीं होने वाला। उस केस में आप जाओ इलाज कराओ, वो सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। पीएच का भी सेम है, लेकिन मैं अपनी बॉडी के लिए कोई ऑप्टिमम पीएच नहीं लिख सकता। बता वह क्यों? जैसे मैंने वहाँ लिखा कि 35 से लेकर 37 डिग्री मेरी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बट मैं ऑप्टिमम पीएच नहीं लिख सकता, क्योंकि सर से लेकर पाँव तक बॉडी के हर पार्ट का पीएच है, हर पार्ट का पीएच अलग अलग है। मैं कैसे लिख दूँ? जो स्टमक में मेरे एंजाइम्स होंगे उनका ऑप्टिमम पीएच 1 के आसपास होगा, जो इंटेस्टाइन में होंगे उनका ऑप्टिमम पीएच 8 के आसपास। क्योंकि अगर आपने इंटेस्टाइन में एसिड भर दिया ना, एंजाइम नहीं काम करेगा कोई भी। और अगर आपने स्टमक में बेस भर दिया, वहाँ नहीं काम करेगा। तो बॉडी में क्योंकि सर से लेकर पाँव तक पीएच हर बॉडी पार्ट का अलग है, इसलिए हर बॉडी पार्ट का ऑप्टिमम पीएच अलग होता है। लेकिन टेम्परेचर सर से लेकर पाँव तक एक है, इसीलिए पूरी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर तो एक है, लेकिन ऑप्टिमम पीएच एक नहीं है। रिएक्शन से बड़ा आसान है पहचानना, एक ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, इसका ऑप्टिमम पीएच ये, इसका ऑप्टिमम पीएच ये है ना। इसका ऑप्टिमम पीएच पहले पढ़ रहा है, यानी ये एसिडिक ऑप्टिमम पीएच होगा और वो बेसिक होगा। देखो ना, ये अगर दोनों पीएच का ग्राफ है, दोनों पीएच का, तो आपसे बोलेंगे इनमें से कौन सा ग्राफ जो है स्टमक का है, कौन सा ग्राफ इंटेस्टाइन का है। बोलना देखो जी, पहले वाले का ऑप्टिमम पीएच यहाँ पढ़ रहा है, दूसरे वाले का ऑप्टिमम यहाँ पढ़ रहा है। पीएच में जो पहले आता है वो एसिड होता है, बाद में आता है बेस होता है। यानी ये एसिड है माने स्टमक वाला, ये होगा, वो होगा तुम्हारे इंटेस्टाइन वाला। पर टेम्परेचर में हमें सिर्फ एक ही ग्राफ बनाना है, पीएच और सिर्फ होती है। कर लो इतना।